नमस्कार। आज के वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट और एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध चैप्टर 6 शक्ति संतुलन अवधारणा। इसके अंतर्गत आज हम शक्ति संतुलन का अर्थ, विशेषताएं, उपाय और आलोचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। शक्ति संतुलन को अगर देखा जाए तो पिछली 4 शताब्दियों से यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक सिद्धांत एवं राजनीति का एक आधारभूत नियम कहा जाता है। शक्ति संतुलन का तात्पर्य है विभिन्न राज्यों की शक्ति का 2 पक्षों में लगभग समान रूप से विभाजन, कोई भी एक पक्ष अन्य पक्ष पर हावी ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे पर हमला कर सके और उसे दबा सके या हराने में समर्थ हो सके। अर्थात 2 राष्ट्रों के बीच में शक्ति का समान रूप से विभाजन, किसी के पास न तो ज़्यादा शक्ति का होना और न ही कम शक्ति का होना, दोनों के पास सम शक्ति की उपस्थिति, ताकि कोई एक राज्य दूसरे राज्य को हरा नहीं सके, दबा नहीं सके, अपने नियंत्रण में नहीं ले सके और दूसरा राज्य जो है वो अपने वर्चस्व को भी स्थापित कर सके। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन जो है वह 2 शक्तियों की समान शक्ति की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो शक्ति संतुलन से तात्पर्य है विभिन्न राष्ट्रों के बीच कम से कम स्थूल संतुलन कायम होना। शक्ति संतुलन को अर्नेस्ट हॉस ने एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने इसके 8 अर्थ बताए हैं। वो 8 अर्थ किस रूप में है? शक्ति संतुलन जो है वो शक्ति का वितरण है, शक्ति की साम्यावस्था है, शक्ति की प्रबलता है, शक्ति की स्थिरता और शांति। शक्ति संतुलन से तात्पर्य अस्थिरता और युद्ध, इससे तात्पर्य शक्ति की राजनीति और सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में, एवं अंत में नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में। तो इस प्रकार शक्ति संतुलन जो है वो पद्धति के रूप में वो सब कुछ अपने अंदर समाहित किए हुए है, जिसके माध्यम से हम ये कहते हैं कि शक्ति संतुलन की बात जो है वो की जाती है। इसी तरह मॉर्गनथाउ ने शक्ति के 4 अर्थ बताए। राज्यों में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी स्वरूप का चित्रण करने वाला सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक शक्ति वितरण को प्रकट करने वाली शब्दावली। तो अगर संक्षेप में हम इसे कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह यथार्थवादी सिद्धांत है, तो यह अपने आप में सही होगा। यह इस मान्यता पर भी आधारित है कि शक्ति संतुलन की उपेक्षा से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के तत्व की उपेक्षा प्रकट होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर यथार्थवादी दृष्टिकोण को देखते हुए हम इसकी व्याख्या करते हैं तो शक्ति संतुलन एक अनिवार्य तत्व के रूप में कहा जा सकता है। शक्ति संतुलन की कतिपय विशेषताएं बताई गई हैं। उनमें नंबर 1 है शक्ति जो है, शक्ति संतुलन से तात्पर्य है तुल्य भारिता अथवा संतुलन। इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी यह जानता है कि शक्ति अस्थिर तत्व है और शक्ति सदैव परिवर्तित और चलायमान होती है। इतिहास में सबसे स्थायी रूप से कार्य करने वाला तत्व जो है वो असंतुलन ही है। दूसरा है शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तीसरा है शक्ति संतुलन यथापूर्व स्थिति की द्योतक है। ज्यों का त्यों
बनाए रखने की नीति है। जो नीतियाँ यथापूर्व स्थिति के पक्ष में होती हैं, नए परिवर्तन को स्वीकार करने का विरोध करती हैं, वे चूंकि असफल होती हैं। यह नीति तभी सफल होगी जब प्रतिगामी नीति न होकर गतिशील और अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता रखेगी। अगला है शक्ति तत्व का मापन असंभव। कोई यह सोचे कि शक्ति को नापा जा सकता है, उसका मापन किया जा सकता है, तो यह अपने आप में सही नहीं कहा जा सकता। दो शक्ति गुटों की स्थिति बराबर है या नहीं, इसका परीक्षण केवल और केवल युद्ध की स्थिति में ही किया जा सकता है। अगला है शक्ति संतुलन का वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखते हैं और राजनीतिज्ञ व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए इसमें यह अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक और सर्वाधिकार दोनों में शक्ति संतुलन जो है वो केवल एक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग लोकतांत्रिक राष्ट्र में भी किया जा सकता है और सर्वाधिकारवादी राष्ट्र में भी किया जा सकता है। लोकतांत्रिक देश जो हैं वो अपनी उदारवादी नीतियों के कारण शक्ति संतुलन स्थापित करने में विशेष रूप से जागरूक नहीं होते और सर्वाधिकारवादी देश शक्ति संतुलन के लिए इसलिए तैयार नहीं होते हैं कि उनका लक्ष्य केवल अपना प्रसार करके एक ही साम्राज्य का निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार शक्ति संतुलन की कतिपय विशेषताएं बताई गई हैं। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं कि शक्ति संतुलन के लिए राज्य कौन कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं। उनमें आता है क्षतिपूर्ति, हस्तक्षेप, मध्यवर्ती राज्य, शस्त्रीकरण, विभाजन व शासन, मैत्री संधियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति या मुआवजे की नीति से तात्पर्य है कि एक राज्य को उतना देना चाहिए जितना उससे लिया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय तुल्यभारिता बनी रहे। युद्ध के पश्चात शांति जब संधि होती है तो इसी आधार पर राज्यों के क्षेत्रों में प्रदेश जो हैं वो आदान प्रदान किए जाते हैं और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, ताकि राज्यों की तुलनात्मक शक्ति यथापूर्व रूप से बनी रहे। दूसरा है हस्तक्षेप। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप भी आवश्यक होता है। कभी कभी शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं। एक देश शस्त्रीकरण, औद्योगिकरण और उत्पादन बढ़ाकर शांति प्रिय राज्य के स्थान पर आक्रामक राज्य बन सकता है, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो मूकदर्शी होकर देखते रहेंगे या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे कि 1648 में वेस्टफीलिया की जो संधि हुई थी, उसके बाद यूरोप की राजनीति का एक सिद्धांत बन गया था कि कोई भी राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति संपन्न न होने पाए, सब राज्यों के बीच में शक्ति संतुलन बना रहे। तीसरा उपाय है मध्यवर्ती राज्य। शक्ति संतुलन स्थापित करने का तीसरा तरीका है मध्यवर्ती राज्य का होना, या कहें कि एक ऐसे तटस्थ बफर राज्य का होना जो कि दुर्बल हो, दो बड़े गैर मित्र राष्ट्रों के बीच में हो। ऐसे मध्यवर्ती राज्य का काम है दोनों बड़े अभिन्न राष्ट्रों को अलग रखना और उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश को कम से कम करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व जो था वो दो शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। तो ऐसे में जब उनके बीच में संघर्ष हुआ तो संतुलन स्थापित करने के लिए मध्यवर्ती राज्य के अस्तित्व का महत्व बढ़ गया। मध्यवर्ती राज्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि तटस्थीकृत राज्य। इनमें स्विट्जरलैंड का नाम हम ले सकते हैं। यह फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच में एक तटस्थीकृत राज्य रहा। तटस्थ राज्य, उपग्रह राज्य जैसे कि पूर्वी यूरोप और गुटनिरपेक्ष राज्य। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले रूस और जर्मनी के बीच में पोलैंड जो था वो मध्यवर्ती राज्य रहा।
इसी तरह भारत और चीन के बीच में तिब्बत मध्यवर्ती राज्य का काम करता था। तो इस प्रकार मध्यवर्ती राज्य जो जिसे बफर स्टेट भी कहते हैं, ये भी शक्ति संतुलन स्थापित करने का बहुत ही नायाब तरीका कहा जा सकता है। अगला है शस्त्रीकरण। मॉर्गेनथाउ के अनुसार जिन प्रधान साधनों के द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति संतुलन बनाए रखने या उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है, वो होता है अस्त्र शस्त्र। जब कभी किसी राष्ट्र की सैनिक शक्ति बढ़ती है तो दूसरे राष्ट्र भी उसकी बराबरी में आने के लिए शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, और यह शस्त्रों की होड़ जो है वो आगे चलकर शक्ति संतुलन की स्थिति का निर्माण करती है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में पूरा विश्व जो था वो 2 गुटों में विभाजित हो गया था, और जब अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार किया तो उसके बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु विस्फोट करने शुरू कर दिए, ताकि दोनों के बीच में शक्ति संतुलन बना रहे। अगला है विभाजन व शासन। शक्ति संतुलन स्थापित करने का एक और तरीका राष्ट्रों में फूट डालने का प्रयत्न करना और शासन करना, ताकि शत्रु आपस में मिल नहीं सके, फूट बनी रहे, कमज़ोर बने रहें। विभाजन करो और शासन करो, यह नीति जो थी यह उन राष्ट्रों के द्वारा बनाई हुई थी जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को विभाजित किया अथवा निर्बल बनाए रखने का प्रयत्न किया। जैसे कि फ्रांस की नीति थी जर्मनी और शेष यूरोप के साथ, इसी तरीके से जर्मनी और शेष यूरोप के साथ सोवियत संघ की जो नीति रही वो इस प्रकार की नीति कही जा सकती है। अगला है मैत्री संधियाँ। मैत्री संधियाँ भी शक्ति संतुलन स्थापित करने का मुख्य आधार कही जा सकती हैं। राज्यों की प्रत्येक संधि का संबंध जो है वो शक्ति संतुलन से रहता है, चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय हो या विश्वव्यापी हो। इस प्रकार राष्ट्रों के बीच में जो मैत्री संधियां होती हैं उससे भी शक्ति संतुलन बना रहता है। जैसे कि अमेरिका ने जब पश्चिमी गुट बनाया तो उसने पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के साथ में और अन्य राष्ट्रों के साथ में सैनिक गठबंधन किए, गुट बनाए, संधियां की। तो उसी तरीके से सोवियत संघ ने भी पूर्वी यूरोप और अन्य अपने समर्थक राष्ट्रों के साथ वार्सा पैक्ट बनाया, संधि की। तो इस प्रकार से पूरा विश्व जो था वो 2 भागों में, 2 बराबर के गुटों में विभाजित हो गया, और यही कारण रहा कि दोनों के बीच में शक्ति संतुलन बना रहा। शक्ति संतुलन जो है उसके हमने उपाय देखे। जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम ये मानते हैं कि चूंकि ये सिद्धांत पुराना पड़ गया है तो इसकी कतिपय आधारों पर आलोचना भी की जाती है। आलोचक ये कहते हैं कि राज्य को शक्ति संचय के लिए प्रेरित करना चाहिए। शक्ति संघर्ष में अगर सभी संलग्न रहेंगे तो उससे क्या होगा कि शक्ति का संतुलन जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो संतुलन नहीं होगा, बल्कि शक्ति की उत्कृष्टता होगी। सभी राष्ट्र चाहेंगे कि अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करें। राष्ट्रों के बीच में शक्ति संघर्ष की दौड़ शुरू हो जाएगी, जिससे कि असीमित महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो जन्म लेने लगेंगी। दूसरा आता है शक्ति संतुलन व्यवस्था से राज्य भयग्रस्त। जब शक्ति संतुलन की स्थिति आएगी, चूँकि अधिकतम शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा सार्वभौमिक होती है, तो सभी राष्ट्रों को इस बात का डर रहता है कि उनकी अपनी मिथ्या गणनाएं जो हैं वो दूसरे राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि कर देंगी और उनकी शक्ति जो है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। इस कमज़ोरी को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसलिए शक्ति संतुलन व्यवस्था से जो राज्यों के अंदर भयग्रस्त होने की स्थिति आ जाती है। तीसरा है शक्ति का आदर्श वितरण नहीं।
शक्ति संतुलन का अर्थ जो है वो है कि शक्ति का आदर्श वितरण यानी साम्यावस्था होना। पर जब हम कहते हैं कि अमुक राष्ट्र के पास में शक्ति का संतुलन है, तब आमतौर से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि उस राष्ट्र के पास शक्ति की अधिकता है। तो एक के पास तो शक्ति अधिक हो गई, लेकिन दूसरे के पास शक्ति कम हो गई, तब हम समानता की बात या संतुलन की बात नहीं कर सकते। और अगला और अंतिम है युद्धों का कारण। शक्ति संतुलन की स्थिति से एक यथापूर्व स्थिति वाले राज्य जो हैं वो राज्य तथा एक साम्राज्यवादी शक्ति और उनके समूह के विरोध से युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। चार्ल्स पंचम से हिटलर के जो विरोध रहा वो बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि किस तरीके से ये युद्ध का कारण बनते हैं। तो शक्ति संतुलन जो है वो राष्ट्रों के बीच में युद्ध की स्थिति को भी जन्म देता है। इस प्रकार मॉर्गनथाउ ने शक्ति संतुलन सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे एक अनिश्चित अवास्तविक सिद्धांत बताया। वो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की अस्थिरता का एक महत्वपूर्ण कारण है इस सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण होना नहीं है केवल, इसका कारण वे खास अवस्थाएं हैं जिनमें इस सिद्धांत को प्रभुत्व संपन्न राज्यों के समाज में कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार शक्ति संतुलन की स्थिति को व्यवहारिक रूप से अपनाना बहुत ही मुश्किल है।